वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारी रेलवे इंडस्ट्री को देना चाहते हैं तो जिनको भी देना चाहते हो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो हमारा मुकाबला करें अपने संसाधन लगा करके। संसाधन हमारे, और मलाई खाने के लिए कोई भी चलाएगा। पीयूष जी ने 150 गाड़ियां चलाने का ऐलान कर दिया था कि निजी क्षेत्र में 150 गाड़ियां चलेंगी। जितने बच्चे यहां बैठे उनको ये बात समझना चाहिए कि ये चुनाव खाली 2 यूनियन 4 यूनियन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि रेलवे रहेगी या नहीं रहेगी, रेलवे सरकारी क्षेत्र में रहेगी या नहीं रहेगी। आज अगर आप सुरक्षित हैं तो तभी तक सुरक्षित है जब तक कि रेलवे सरकारी क्षेत्र में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेलवे को सिर्फ कोई बचा सकता है तो नॉर्दर्न रेलवे यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ही बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। तो 150 गाड़ियां, एक गाड़ी चलाई उन्होंने, वो भी रेलवे का अंडरटेकिंग है, IRCTC। लखनऊ से दिल्ली की तेजस चलाई, उसका हालत यह है कि 70-72 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। कभी चलती है कभी नहीं चलती है। हमारी शताब्दी में ज्यादा भीड़ होती है, उसमें कोई आता ही नहीं है। 20-25% की कैपेसिटी भी चलती है। और रोज IRCTC वाला MD रोता रहता है कि हमें जो घाटा हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। नहीं चला पाए, 2 बार टेंडर किए, क्यों नहीं चला पाए? सिर्फ इसलिए नहीं चला पाए कि आप साथी तैयार हैं लड़ने के लिए। और लड़ने का काम ये नॉर्दर्न रेलवे यूनियन लाल झंडा कर सकता है, आपकी टीम कर सकती है, हमारी लीडरशिप कर सकती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आजकल बड़े आक्षेप लगाने के लिए बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगाते हैं। कहीं राजनाथ सिंह के साथ मेरा पोस्टर लगा देंगे, कभी ब्रजेश पाठक के साथ लगा देंगे। राजनाथ सिंह 50 साल पुराने हमारे मित्र हैं। जिस समय वो संघ के प्रचारक होते थे उससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं होती थी। अभी रक्षा मंत्री हो गए तो क्या करें, हम दोस्त थोड़ी बदल देंगे। ना हम पड़ोसी बदल सकते हैं ना दोस्त बदल सकते हैं। लेकिन मैं तो कोई भाजपाई हूं नहीं। जो कर्मचारियों के हक में है वो हमारा दोस्त है, जो कर्मचारियों के खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। अभी मैं लिलुआ बख्शा में गया था, 4000 से ऊपर लोग जो है वहां इकट्ठा थे। भाई लोगों ने, कांग्रेसियों ने कुछ पोस्टर लगाए हमारे। देखिए ये राजनाथ सिंह के साथ खड़े हुए हैं, ये ब्रजेश पाठक के साथ खड़े हुए हैं। हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंड करना क्या है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईमानदार है तो मैंने कहा कि दीदी के साथ जो मेरे फोटो हैं वो भी तो लगाओ, ममता बनर्जी के साथ। अगर तुम्हारे पास ईमानदारी, खड़गे के साथ जो मेरे फोटो हैं वो भी लगाओ। नीतीश जी के साथ है, लालू जी के साथ है, रामविलास जी के साथ है, जो रेल मंत्री रहा है सबके साथ फोटो है, लगाओ वाले। इस सेलेक्टिव तरीके से प्रचार करने का क्या मतलब? तो ये कुप्रचार है, दुष्प्रचार है। आप सबको पता है 4 साल पहले एक दुर्घटना हो गई, उसमें मेरा बच्चा भी चला गया, पत्नी भी चली गई, पोती भी चली गई। अभी आज मैं सवेरे एक्स पे कमेंट देख रहा था और ये एक दुष्प्रचार की कड़ी है। वो कहते हैं कि ये अपने लड़के के लिए जो है वो चुनाव में टिकट लेने के लिए पार्टी का ये सारा काम कर रहे हैं। अब अगर कोई ऊपर से आ करके नीचे पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ सके तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे दुष्प्रचार का क्या मतलब है? चुनाव में मुद्दे पे बात नहीं करते। चुनाव में शिव गोपाल मिश्रा पे बात करते हैं, चुनाव में
व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाने की बातें करते हैं। अरे आप मुद्दों पे बात करो ना, चुनाव तो मुद्दों का है। हमारा मुद्दा है कि जब तक नॉर्दर्न रेलवे यूनियन रहेगी, ये भारतीय रेल को कोई माई का लाल आ जाए कुर्सी पर, हम नीलाम नहीं होने देंगे, उसको बिकने नहीं देंगे। ये हमारा मुद्दा। हमारा मुद्दा है कि रेल कर्मचारी 10 साल के बाद उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 100 साल का इतिहास है हमारा। हर बार सरकार से लड़े तब पे कमीशन बना, वरना सरकार कभी नहीं चाहती सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान बढ़े। आप देखिए ना, सांबर स्लीप है, एकदम सो रहे कुंभकर्ण की नींद में। अभी तक पे कमीशन बैठ जाना चाहिए था। पिछले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 बार पत्र लिख करके मिल करके कह चुका हूं। वर्तमान वाले जो हैं उनसे जब फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर थे तब भी कहा, और अभी जब बन गए थे उसके बाद भी कहा, लेकिन दे आर इन सांबर स्लीप। पुराने वाले ने तो एक दिन बैठा के बात भी की थी कि भाई एक बात बताओ, आप पे कमीशन के हक में क्यों? तो हमने कहा सीधे ही तनख्वाह बढ़ा दो, हमको क्या मतलब, हमें पे कमीशन सिखा देना। आप जाइए ना देश के प्रधानमंत्री के पास, और एक दिन शाम को 8 बजे इसे नोटबंदी की घोषणा उन्होंने की थी, वैसे ही टीवी पर आ जाए और कहे कि मैं अपने देश के जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह 25% बढ़ाने का ऐलान करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने बच्चे बच्चियों जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके ऊपर बाजार का भाव बहुत बढ़ रहा है। 10 साल पूरे हो गए हैं, मैं उनकी तनख्वाह में 25% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। मैं भी नारा लगाऊंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? खूब लगाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई हमसे क्या मतलब, हमारी तो मतलब यह है कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कोई तरीका आपके पास है पे कमीशन के अलावा? अभी भाई ने कहा कि डॉक्टर अकाइड फार्मूला, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं। आजकल वैसे गूगल सर्च करिए डॉक्टर अकाइड तो आपको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। लेकिन हम भी इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते। पीड़ित है हम लोग भी। पे कमीशन आता है, 2 साल घूमता फिरता रहता है। अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप एक साहब हमसे बोले, कहने लगे मेरे पास पे कमीशन की जो फरमाइशें आती हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो आप ताज्जुब मानेंगे। हमने कहा वो क्या? कहने लगे एक नमूना बता रहा हूं कि पे कमीशन ने हमसे कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के अध्ययन के लिए अमेरिका, यूरोप, चाइना और जापान जाना चाहते हैं। आप बताइए, हमको बीएचईएल के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहे, यही खोपड़ी पर है। एनटीपीसी दादरी में ही है, उसके बराबर हमको तनख्वाह नहीं दे रहे। और कहा अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे, चीन जाएंगे, जग मारने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे। अरे भाई तुम एनटीपीसी चले जाओ ना, बीएचईएल में चले जाओ, बीएचईएल चले जाओ, नजदीक में है, हरिद्वार चले जाओ, भोपाल चले जाओ, वहां पता कर लो कितनी मिलती है। उनके बराबर हमको दे दो, तो वो तो देते नहीं, और ये कहते हैं कि हम जो है वो हमें चाहिए। तो ये है तो बड़ा मुश्किल काम, विडंबना है। तो आप चिंता मत करिए, हमने अभी से तय कर लिया है चुनाव होने हैं, और चुनाव में हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे भाई बहन सब मिलकर के नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। ये मेरा मन कहता है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और जनवरी के महीने में मैं आपसे भी ये कह देना चाहता हूं कि आप तैयारी कर लीजिए। अगर जनवरी तक पे कमीशन के बारे में सरकार कोई फैसला ना करे तो जंग का ऐलान होगा, उसमें भी आपको शामिल होना होगा। मैं अभी से आपको दावत दे देना चाहता हूं। रमेश भाई, आपके हाथ में एक लाल कागज था, हमको दे दीजिए। फर्जी बातें वो करते हैं जिनको कि आपके बीच में आना ना हो, और मैं क्या करूं,
वो एक पाकीजा पिक्चर में गाना था ना, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, यहाँ आपको आना होगा बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, ऐसे कुछ गाना था ना, याद होगा, बहुत बढ़िया गाना था वो। तो जिनको बार बार आपके बीच में आना है वो फर्जी बात करके तो नहीं जा सकते। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत छोटे में आपको ये कहने का काम किया, जो आपको दिलवाया उस पर कोई चर्चा ही नहीं की, इसलिए कि जो मिला है वो तो आप जानते ही हैं, जानते ही नहीं जानते, तो उसके लिए क्या याद दिलाना। उसमें भी तमाम बातें रहती हैं, जो मिल जाता है उसको लोग सोचते हैं यार ये तो मिलना ही था। जैसे दिए है आजकल मिल जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो मिल नहीं था। जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपनी जान दी, 60 की हड़ताल की, 5 लोग शहीद हो गए, तो उसको लोग नहीं याद करते, वो सोचते नहीं है। बोनस था, 11 लोग शहीद हो गए, 68 में 9 लोग शहीद हो गए, तो लोग समझते हैं तो ऐसे ही मिल गया, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो तो वो समझ लेते हैं हमको मिलना था, मिल ही गया। लेकिन जो नहीं मिलता उसको याद रखते हैं, और कहीं कहीं पर तो लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं कि ये तो मिल जाता, लेकिन ये शिव गोपाल मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है ये दस्तखत नहीं करता इसलिए नहीं मिला। और मैं कहता हूँ यार 10-5 कोरे कागज पर दस्तखत करा के हमसे ले जाओ, अगर मेरे से ही प्रॉब्लम है तो। अच्छा, ऐसे लोग करते हैं जो चुनाव मैदान में भी हैं। अगर तुमको मेरे दस्तखत से ही चीजें मिलती हैं तो भाई तुम अपनी दुकान क्यों चला रहे हो, तुम बंद करो अपनी, आओ हमारे साथ। ये तो खुला खजाना है, घर है। अगर आपको यही लगता है कि ये शिव गोपाल मिश्रा की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी यूपीएस कितनी मुश्किल से निगोशिएट किया गया है, इसको कोई समझता नहीं। इस सरकार से 0.5% लेना कितना मुश्किल है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस सरकार ने से हमने पिछले वर्षों में और इस बार मिलाकर के कम से कम 8.5% कार्पस में डलवाने का काम किया। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ताकत है, आपकी ताकत है। मैं आपको अगर ये मिला है तो ये जो आपने लाल और लाल किया था ना गाजियाबाद में, शायद उस दिन गाड़ियां कैसे चली होंगी भगवान जाने, लेकिन जितनी बड़ी ताकत में आप लोगों ने उस दिन रामलीला मैदान को लाल किया, मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपकी लीडरशिप को सलाम। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन करना पड़ा। 40% जो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, कह रहे 40% ज्यादा नहीं देंगे, और हम अड़े हुए थे कि ओपीएस में 50% सैलरी और उसके ऊपर महंगाई राहत है, उससे कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी जीत। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन करना पड़ा। कह रहे थे 30% देंगे, अगर कोई पेंशन धारक मर जाएगा तो उसके स्पाउस को सिर्फ 30% देंगे। हमने कहा क्या खाएगा, क्या धोएगा, क्या निचोएगा, 60% कराने का काम किया। कह रहे थे 5,000 रुपए देंगे मिनिमम पेंशन, 10,000 रुपए मिली। अब 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस कर रहे थे, लड़ते 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 उसको 25 पे लिया है। लोगों को समझाया जा रहा है, ये देखिए 20 था उसको 25 करा दिया। अरे भैया 1956 में जो है वो 33 वर्ष थी, घटाते घटाते उसको 20 वर्ष लाए थे। तो आप घबराइए नहीं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में यह दम है कि वो 25 को 20 करा करके आपको देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आधी पेंशन दिलवा सकता है वो 5 साल कम कराने के लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाथी तो आप सबकी मदद से हमने निकाल दिया, निकला या नहीं निकला, पूछ बची है आपकी मदद से। किसी दिन धक्का मारेंगे वो भी निकल जाएगी, चिंता नहीं करो आप लोग। बिल्कुल और 10% के लिए 10% के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, वो तो आपके बाप का है, आपका है। हम 10% के बियॉन्ड जो 10% सरकार का है उसमें से कितना हिस्सा आपको दिलवा पाएंगे ये हम गारंटी आपको देना चाहते हैं।
इसलिए यूपीएस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक सोच तो है नहीं। हम किसी राजनीतिक दल के कोख से पैदा तो हुए नहीं। आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2 टर्म रही, आप बदलवा देते इस कानून को? आपकी सरकार थी ना, उन्हीं की कोख से पैदा हुए ना। एक दूसरे वाले भी है, मुट्ठी बांधे हुए आते हैं कहीं कहीं, साथ में 2 बाली भी ले लेते हैं। उनकी सरकार आजकल है, उन्हीं की सरकार लाई हुई थी ये पुरानी पेंशन, नई पेंशन स्कीम लाई थी, पुरानी पेंशन स्कीम हटा करके। कहते हैं हम लाएंगे ओपीएस। अरे भाई ले क्यों नहीं आए? अगर आपको लानी थी तो चुनाव के समय क्यों ला रहे हो? आप पूछो ना इनसे, आप इनसे पूछिए कि भाई आपको लाना था, किसने आपको रोका था, क्यों नहीं ले आए? आपकी पार्टी उनके पास चले जाते, आपका प्रधानमंत्री उनके पास चले जाते, आपका वित्त मंत्री आप उनके पास चले जाते, आप ले आते, हम भी तुम्हारी जय जयकार करते। खाली वोट मांगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। आज के लोग बेवकूफ बनने वाले लोग नहीं, वो जानते हैं आपकी हरकतों को, तो इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए। आज जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए लड़िए, और जब तक मैं हूं उनकी प्रोन्नति के लिए, उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा, और उसमें कोई भी हमको बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो मिशन है, वो अपने बच्चे बच्चियों के लिए। भर्तियां नहीं हो रही थी, कहा जा रहा थे भर्ती नहीं करेंगे। पिछले साल 1,40,000 लोग भर्ती हुए या नहीं? नए बच्चे आए ना, 1,40,000 भर्ती पिछले साल हुई थी। और आपको दावे के साथ कहता हूं, 52,000 के एडवर्टाइजमेंट तो इस साल निकल चुके, अभी इम्तिहान होने वाले हैं जल्दी में, टेक्नीशियन के, जेई के, एनटीपीसी कैडर में, दूसरे कैडरों में। और 1800 के ग्रेड पे में आने वाले समय में 75 से 80,000 पोस्टें फिर निकलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 दौड़ का समय लगेगा, आप देखिएगा वो भी निकलने वाली। ये भी कम है, कभी कोई सोचते नहीं था। नई गाड़ियां चल रही हैं, नई पटरियां बिछ रही हैं, नए एसेट्स आ रहे हैं, इनका हम लोगों को कोई भी इसके लिए अलग से पोस्ट नहीं मिलती थी। कहते थे एक मुर्दा लाइए, एक जिंदा ले जाइए। अब मुर्दे नहीं, कोई मरी नहीं रहा, तो हम उसको कहां से ले आए मुर्दा? आप बताइए, टीआरडी में कोई मुर्दा है? रनिंग में कोई मुर्दा है? ऑपरेटिंग में कोई मुर्दा है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन में कोई मुर्दा है? जहां लोग काम कर रहे हैं, जितने आदमी होने चाहिए उससे कम है, तो हम मुर्दे कहां से लाए? और आजकल तो चीफ फायर डिपार्टमेंट वाले इतने होशियार हो गए, कहीं मौका मिलता है तो वो ले जाके मेडिकल कॉलेज में बच्चों को सिखाने लगते हैं। तो इतनी लाशें मैं कहां से लाऊं? तो हमने लड़ाई लड़ी कि भाई हमारे पास तो लाशें हैं नहीं। अब यही तरीका है कि आप एक गाड़ी चलवाओगे तो दूसरी गाड़ी बंद कर देंगे, आप एक स्टेशन नया खुलवाओगे तो अब एक स्टेशन पुराना बंद कर देंगे। जब ये सब कहा तो मंत्री जी ने कहा फिर क्या होना चाहिए? हमने कहा ये फार्मूला बदलना चाहिए, नए जो भी एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट में हमें नई पोस्ट चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड को उन्होंने बोला, और चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने फॉरेन सेक्रेटरी को लिख करके भेजा कि भाई ये फार्मूला रेलवे में नहीं चलेगा, यहां पर नए एसेट्स के अगेंस्ट आपको नई पोस्टें सैंक्शन करनी पड़ेंगी। कम से कम सरकारी तौर पर पहली बार एक लेटर जो है जाने का काम हुआ। मैं भी गया उनके पास, चिट्ठी जाने के बाद हमने कहा, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, हमने उनको कहा डॉक्टर साहब हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने एक खत लिखा है आपको। तो बड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाया उन्होंने, कहने खत का क्या मतलब है? हमने कहा सर मैं फिल्म वाले खत की बात नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैं वो कहती है कि खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम रेल मंत्रालय के चेयरमैन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपका ये फार्मूला है कि एक लाश लाइए और एक जिंदा ले जाइए, ये रेलवे में काम करने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग जो है वो कोई
नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों नहीं कर लेते हैं? तो हमने कहा सर एक बात बताइए, फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की पोस्ट क्यों है? आपके 3 सेक्रेटरी हैं, बल्कि अब तो 4 हो गए। एक फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे, दूसरे डॉक्टर मनोज गोविल, तीसरे वो डीएफएस का सेक्रेटरी, और एक चौथा जो है वो सबको ओवरऑल कोऑर्डिनेट करने के लिए बैठा दिया गया है ओएसडी के नाम पे। तो हमने कहा आप 4 लोग हैं, आप बताइए आप लोग को टेक्नोलॉजी ला करके ये 4 सेक्रेटरी की पोस्टों को 2 में क्यों नहीं बदल लेते? आपने तो अपनी 3 की 4 कर ली। और हमारे यहां ये चाहते हैं कि हमारा लोको पायलट जो है, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट, हमारा एएसएम, हमारा पॉइंट्समैन, हमारा ट्रैकमैन, हमारा मेंटेनेंस टेक्नीशियन, वो सारे जो है उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता रहे। ऐसा नहीं चलेगा। हमने कहा हम लोग नया काम जो भी आएगा उसको अपने साथियों से अपील करेंगे कि आप इसमें हाथ मत लगाइए, और यह भी अपील करेंगे कि अगर कोई ठेकेदार या कोई बाहर का आदमी आए तो धक्के मार करके भगा दो, उसको काम भी नहीं करने देंगे। ये भी मैं आपको कहना, ये नहीं चलेगा, लड़ना होगा इसके लिए। तब उनके दिमाग में आया, कहने लगे ये तो गुस्सा हो रहा है, कहने अच्छा ठीक है मैं इस पर एक अपनी इंटरनल मीटिंग कर लेता हूँ, रेलवे वालों को बुला लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास भी समय नहीं है, 10-15 दिन बाद हम भी फ्री हो जाएंगे, उनसे जाएंगे बात करेंगे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि नए बच्चे नहीं आते रेलवे में, नई बच्चियां रेलवे में नहीं आती। ये इसीलिए है कि हमने संघर्ष किया कि हमें लोग चाहिए, रेलों को सुरक्षित चलाना है तो आपको भर्ती करनी ही पड़ेगी, और इस बात को रेल मंत्रालय ने भी स्वीकार किया, आपकी ताकत की वजह से स्वीकार किया। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि रेलों को निजीकरण से बचाना है। प्रोन्नति हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। जो नए बच्चे आए हैं उनसे इतने पढ़े लिखे हैं कि उनसे बात करिए तो लगता है कि ये कुछ करना नहीं। एक दिन मैं यहीं से जा रहा था, श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है वो पता नहीं क्या हुआ कि एक गेट के सामने रुक गई। मेरा डिब्बा यहाँ था, उसके सामने गेट था, मैं उतरा, देखा थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैंने, बड़ा स्मार्ट से बच्चा था, हापुड़ के पहले गेट था, तो हमने उससे पूछा, नाम बताया, उसने कहा कि रहने वाले हो, बताया, उसने कहा कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा कितना पढ़े हो? तो थोड़ा सा संकोच के साथ बोला, कहने लगा कि अंकल मैं एमएससी हूँ। तो मैंने कहा यार तुम यहाँ गेट में नहीं कर रहे हो? अंकल क्या करें, घर की समस्याएं थी, बाप बीमार रहता है, घर में 2 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई भी है, और नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी तो ट्रैकमैन में ही मिल गई, तो यहीं आके ज्वाइन कर लिया। आप उसकी मनोव्यथा समझिए। आज बीटेक बच्चे, डिप्लोमा बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी बच्चे रेलवे में गिट्टी कूटने के लिए भर्ती हो गए, कमोड की सफाई करने के लिए भर्ती हो गए, पॉइंट्समैन की नौकरी के लिए आ गए। क्यों? इसलिए कि देश में रोजगार की कोई नीति ही नहीं है। जिनको प्रोफेसर होना चाहिए वो ट्रैकमैन बने, जिन्हें जेई बनना चाहिए वो बच्चे जो है वो कमोड की सफाई करने के लिए मजबूर किए। अगर ऐसे बच्चों को भविष्य में प्रमोशन नहीं मिले तो फिर उनके दिल पर क्या बीतेगी? यही कारण है कि हमने 25% जीडीसी की जगह 50% कराने का काम किया है, और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो उसको 100% भी कराने का काम करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आदेश तो करा रखे बोर्ड से कि जनरल मैनेजर के हाथ में है, अगर किसी कैडर में 1 टाइम एक्सेप्शन करके आप 100% तक करा सकते। हमने इस सवाल को 4 साल पहले उठाया, उस समय भी पीयूष जी हमारे मंत्री थे, फुल बोर्ड की मीटिंग थी। हमने कहा कि आप एलडीसी ओपन क्यों नहीं कर सकते? हमने एलडीसी ओपन का सवाल उठाया था। आज कुछ लोग उसको हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। हमने उसको हाईएस्ट लेवल पर नेगोशिएटिंग टेबल पे ले जाने का काम किया, एलडीसी ओपन के सवाल को, और पीयूष जी को कन्विंस कर दिया कि अगर हमारे पास उसी क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं जो आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट है, तो फिर उनको एलडीसी ओपन के जरिए रेलवे में लाने से क्या नुकसान है? वो तो एक्सपीरियंस है, अच्छा काम करेंगे,
रेल को और बेहतर रास्ता ले जाएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और उन बच्चों को भी सेटिस्फैक्शन होगा। पीयूष जी ने कहा ये बात तो सही है, शिवपाल जी की बात सही है। पूछा उन्होंने चेयरमैन रेल बोर्ड सुमित शर्मा थे उसमें, भाई सुमित क्या ये जो मिश्रा जी कह रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनका सर प्रॉब्लम तो नहीं नजर आती। फिर उन्होंने नरेश सरेचा जी से पूछा, हमारे सामने मेंबर फाइनेंस थे, कि भाई सरेचा साहब बताइए इसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? उनका नहीं सर इसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? उनका मुझे तो नहीं लगता। लेकिन पीयूष जी चले गए, सुमित शर्मा रिटायर हो गए, नरेश सरेचा रिटायर हो गए और ये समस्या जो है वो रेलवे बोर्ड के वो जो मैं कहता रहता हूं कि शंकर जी की जटाओं में फंस गई। समझ नहीं आता इसमें क्या प्रॉब्लम। खाली डिपार्टमेंटलिज्म है लोगों के दिमाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट में इस तरीके से लोगों को खुशने नहीं देना, ये मन बनाया उन्होंने। मैं अपने बच्चों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव हो जाने दीजिए, सबसे पहला काम एलडीसी ओपन होगा, इस बात की हम गारंटी देना चाहते हैं। हम करा करके देंगे, ये लोग नहीं देंगे। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं करता था। आज हर बच्चा जब रेलवे में आता है तो थर्ड एसी का पास लेके आता है कि नहीं आता? सबको थर्ड एसी पास मिलता है कि नहीं मिलता? एक पास भी मिलता है तो थर्ड एसी का पास मिलता है, ऐसे नहीं मिल गया। एक सोच के साथ दिलाने का काम किया। आज कम से कम जब बच्चे अपनी बहुओं के साथ में उसको लेकर के कहीं जाते होंगे घुमाने के लिए या तीर्थ यात्रा कराने के लिए, तो सबकी गर्दन जरूर ऊंची होती होगी। वहां तो थोड़ा सा ठसक दिखाते होंगे, देखो हमारी रेल है, तुमको ठंडी गाड़ी में यात्रा करा रहा हूं। करते हो नहीं करते? हो ही जाता है। वैसे तो थोड़ा घर में झुक के रहना अच्छा होता है, मैंने तो यही सीखा। आप लोग हंस जरूर रहे हो, लेकिन मेरी समझ से आप मेरे पद चिन्हों पर ही चलते होगे और चलते होगे तो सुखी रहोगे, ये मैं करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं, एक सोच है कि आपका रहन सहन, आपका कुछ चीजें कैसे इंप्रूव की जाए, वो सोचने का काम करता रहता है। हमारे तमाम ट्रैकमैन साथी हैं, हमने ट्रैकमैन कमेटी में 4 ग्रेड स्ट्रक्चर तो कराया, लेकिन उसके अलावा उनकी वर्दी, उनके लिए मानव जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके लिए रक्षक का भी इंतजाम कराया। अभी वो रक्षक मिला नहीं, वो अलग सवाल है, लेकिन एक प्रयास किया हम लोगों ने कि रक्षक मिले, ताकि उनको अगर लाइन पर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे याद आता है कि एक ही दिन में साहिबाबाद में एक जेई और 7 हमारे ट्रैकमैन शहीद हो गए। उसी दिन पलवल में भी हमारा एक जेई और 6 ट्रैकमैन शहीद हो गए, एक दिन की बात। दीदी तो पागल हो गई थी उस दिन। हमारी ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थे, हृदय विदारक। तो सवाल इस बात का है कि अगर उनके हम जीवन की रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए हम लोग बराबर कोशिश करें। हमने एक उसके अंदर ऑर्डर्स कराए कि भाई हमारे रेल कर्मचारी जब काम करते हैं तो उनको ये याद ही नहीं रहता है कि उनके बच्चों का क्या हाल है, उनकी पढ़ाई की क्या स्थिति है। उनके दिमाग में हर समय रेल चलती रहे, रेल चलती रहे, यही रहता है। ऐसा होता है या नहीं होता? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों के दिमाग में हर समय घर जाने के बावजूद भी रेल चलती रहे, रेल चलती रहे, चलता है कि नहीं चलता? चलता है ना? मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन हॉस्पिटल में था तो मेरे एक मित्र लोको पायलट हैं, वो मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा कि बदरुल भाई क्या हाल है, कैसे आए? तो वो तो कुछ बोले नहीं, नमस्ते करके रह गए भाई साहब। लेकिन वो भाभी बोल पड़ी, उसने कहा भाई साहब इनको जरा मैं दिखाने ले जा रही हूँ। कहा? तो कहने की डॉक्टर रमाशंकर को दिखाने ले जा। तो हमने कहा रमाशंकर तो पागलों का डॉक्टर है, इनको क्यों ले जा रही हूँ? कल रात को सोते सोते राइट ऑल राइट बोलते रहते। आप देखिए ना, ये विडंबना है।
किराए में सोते हुए भी आदमी जो है गाड़ी चला रहा है। तो मैंने बात की मंत्रालय से कि भाई ये शुरुआत करो कुछ, जो ट्रैकमैन साथी हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, मेरे पास जब आते हैं वो, हमको मालूम होता है कि ये हमारा ट्रैकमैन साथी है और इसका बच्चा 8वां पास नहीं कर पाया, इसकी भर्ती कैसे हो, तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि शायद यूनियन करते करते मैं कहीं फेल हो गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद अपने ऊपर कोफ्त होती है, यह सोच करके कि यार ये मेरा भाई है, इसका बच्चा 8वां क्यों नहीं पास हुआ। तो इसलिए हमने बोर्ड में कहा कि भाई आप इनके लिए, जैसे आर्मी में जो है वो अलग से जो है वो फील्ड हॉस्टल बनाए जाते हैं, इनके लिए भी हॉस्टल्स बनाइए जहां स्कूलों की व्यवस्था हो और इनको, इनके परिवार को, इनके बच्चों को वहां रहने पर सारी सुविधा मिले और ये पढ़ाई कर सके। लोग अच्छा पढ़ लिख जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए तो रेलवे में उनको नौकरी मिलना ये बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि रेलवे जो है वो इनके बाप की है, ये किसी दूसरे की नहीं है। बात सही है। हमने तो नारा भी दिया है कि रेल हमारी नहीं किसी के, रेल हमारी। विजयकांत भाई तुम नहीं भूल रहे हैं? तुम्हारा जैसा क्रांतिकारी आदमी नारा नहीं लगाएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। रेल हमारी आपकी, अब जो नहीं लगाएगा नारा उसको मैं कुर्सी पे खड़ा करके 10 बार नारा लगवाऊंगा। रेल हमारी आपकी, रेल हमारी आपकी, अगर मेरे बाप की रेल है तो इस पर हमारे बच्चों का हक नहीं है क्या? है ना? तो इसीलिए हमने लार्जेज स्कीम को लाने का काम किया था। बाप रिटायरमेंट लेकर के पेंशन लेकर घर जा रहा था, बच्चा रेलवे में नौकरी में आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक काला सिंह जो है उसने ऐसा